वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं मेघा। हम यूरोप को एक कॉन्टिनेंट की फॉर्म में पढ़ रहे हैं और कल तक हमने जो टॉपिक सीखा था उसके तहत ये देखा था कि कॉलोनियलिज्म के अंडर मर्सेंटलिस्ट इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए एक मुहिम शुरू हुई जो कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा जब सेंट्रल अमेरिका ढूंढ लिया गया उसके तहत आगे बढ़ती गई। चाहे फिर वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी कि यूरोप से वेस्ट की तरफ जाने की बात हो, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ, और या फिर ईस्टर्न हेमिस्फेयर यानी कि एशिया में इंडिया, इंडोनेशिया और बाकी रीजन्स तक जाने की बात हो, तेज़ी से यूरोपियन पावर इस ओर बढ़ी हैं। जो इम्पॉर्टेंट यूरोपियन सेंटर्स इस फॉर्म में बने वो अटलांटिक ओशन के साथ लगते हुए, यानी कि यूरोप की वेस्टर्न कंट्रीज़, जिनमें महत्वपूर्ण इस समय में स्पेन है, पुर्तगीज़ हैं, फ्रेंच हैं, डच हैं, ब्रिटिश हैं, ये सभी तेज़ी से आगे बढ़े और एरियाज़ कंट्रोल किए, अपनी कॉलोनीज़ इन्होंने इस्टेब्लिश की। ये हमने अब तक पढ़ा। वो आज की डेट में रिफ़्लेक्ट होता है इन एरियाज़ में बोले जाने वाली लैंग्वेजेस के वाया, इन एरियाज़ में जो बॉर्डर्स सेटल किए गए, चाहे किन्हीं कन्फ्लिक्ट की वजह से या किन्हीं कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, चाहे तो अंडर द कन्फ्लिक्ट या कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। तो बॉर्डर्स, अगर आज आप देखना चाहते हैं कि एक इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं, मैं आपको बाउंड्रीज़ के वाया ये चीज़ अभी दिखा करता हूँ जब हम अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को देखते हैं। ठीक है, मैप निकालना मेरी बैग से फटाफट। चला दो। चल रहे हो? ठीक है, हम आपको अफ्रीका दिखाते हैं, आपको क्लियर होगा। आप ध्यान से देखिए ये अफ्रीका है। आप कुछ चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करिए। क्या ऐसे बॉर्डर्स बनते हैं स्ट्रेट जैसे स्केल के साथ बनाए गए? दिस इज़ नॉट द वे। ये कैसे, आपको क्या फील हो रहा है? देखिए ये कभी कोई ट्रेपीजियम बनाया है, कोई रेक्टेंगल बनाया है, कोई स्क्वायर बनाया है। ये देखिए लाइन स्ट्रेट 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 पूरा देखिए। आप देखिए प्रकृति ने ऐसा नहीं दिया, क्योंकि जब आप इस कॉन्टिनेंट का बॉर्डर देखेंगे तब आप देखेंगे वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्रकृति ने एक धरती दी जो ऐसी नहीं थी, बट पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने ये बॉर्डर मैप के ऊपर अपने आप ड्रॉ कर लिए और ज़मीन पे जा कर के एग्जीक्यूट कर दिए। ऐसा लगता है इन्हें वहाँ के जोग्राफिकल फीचर्स को ध्यान में रख कर के नहीं, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए यूरोपियंस ने बनाया हो। इसलिए पहले एक मैप तैयार किया गया, उसमें पहले बॉर्डर ड्रॉ किए गए, फिर लाइकवाइज वहाँ ज़मीन पे जा कर के बुर्ज गाड़े गए। इस तरह से कोई एथनिक ग्रुप आधा इधर बटा रह गया, आधा उधर चला गया, कोई लिंग्विस्ट ग्रुप आधा इधर आधा उधर, कोई कल्चरल ग्रुप आधा इधर, कोई ट्राइब आधी इधर उधर। ये कारण है कि यूरोपियन समय के काटे हुए बॉर्डर आज दिन तक अफ्रीका में कई तरह के पॉलिटिकल टर्मोइल्स के लिए, कैओस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज भी आप ये फेस करते हैं। हम जब अफ्रीका को एक कॉन्टिनेंट की फॉर्म में पढ़ेंगे आप इस चीज़ के बारे में सीखेंगे, और ये क्लियर कट बयान करता है यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का एक फ़िज़िकल एक्सप्रेशन। अगर आपको ग्लोब पे देखना है तो आप अफ्रीकन कंट्रीज़ के बॉर्डर देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह के प्रभाव हमने कॉलोनियलिज्म के देखे। अब हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और ये है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए इस समय में कुछ चेंजेस आएंगे। ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में, एक इम्पॉर्टेंट पावर के रूप में ऑब्जर्व होगा, और उसका रीज़न होगा उसकी नेवल पावर। एक बड़ी नेवल फ्लीट क्रिएट की जाएगी जिसके वाया यूरोपियन कंट्रीज़ जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लैंड मासेस को कंट्रोल करने के लिए आपस में फ़ाइट कर रही हैं, ब्रिटेन उन सब में से आगे निकल जाएगा। तो अपने ही यूरोपियन काउंटर पार्ट्स को भी ब्रिटेन बीट कर देगा, और जिन मुल्कों में जा कर के अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ की लोकल किंगडम्स, किंग या प्रिंसिपैलिटीज़ हैं कुछ भी, उनको भी ब्रिटेन बीट कर पाएगा इसी नेवल पावर के दम पर। इसके तहत ब्रिटेन ने तेज़ी से अपना एक्सपेंशन किया पूरी दुनिया की ओर। ये एक फैक्ट है। इस एक्सपेंशन के पीछे कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। वो डेवलपमेंट्स क्या हैं उसको समझना ज़रूरी है। देखिए अब तक क्या हुआ करता था कि आप एनर्जी के सोर्स के फॉर्म में जिन फ्यूल्स को यूज़ किया करते थे
उनमें वुड एंड चारकोल बहुत फेमस था। दूसरी तरफ आप कोई रिवर वाटर फ्लो कर रही है, उस रिवर वाटर में आप एक गोल पहिया, एक गोल व्हील आप उसमें डाल दीजिए, वो वाटर के फ्लो के प्रेशर की वजह से रोटेट करेगा, और जब वो व्हील रोटेट करेगा तो उसके साथ अगर शाफ्ट लगी हुई है तो वो शाफ्ट गरारियों को घुमाएगी, और वो गरारियाँ किसी भी तरह के काम को एग्जीक्यूट करेंगी, चाहे पत्थर तोड़ने हैं, चाहे आटा पीसना है, या चाहे आपको कोई मशीन ऑपरेट करानी है। लेकिन आप लिमिटेड हैं उस रिवर के अराउंड ही सारी एक्टिविटी करने के लिए। दूसरा, आप लिमिटेड हैं उस स्पीड पे जिस स्पीड पर वो व्हील उस रिवर के वाटर के फ़्लो के द्वारा घूम रहा है। रिवर ग्रेडियंट कितना है, रिवर में वाटर का फ़्लो कितना है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं आप। तो प्रोडक्शन स्केल उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो सकता। लोकल स्केल पर प्रोडक्शन होती है, बहुत ही मीगर स्केल की प्रोडक्शन होती है, बड़े मास स्केल पर नहीं होती है। और कोई प्रोफेशनल्स यहाँ पर मतलब उस लेवल की टेक्नोलॉजी और उतना कैपिटल और उस लेवल की मार्केट के लिए यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं है। ये कोई प्रोफेशनल प्रोडक्शन नहीं है। जो गांव हैं वो अपनी यूटिलिटी के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, कम्युनिटी अपनी कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रही हैं। बहुत ज़्यादा आसपास के गाँव के बीच में ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स हो जाती होंगी। जब आप चारकोल का या वुड का यूज़ करते हैं तो आप एक सर्टेन लेवल पर ही हीट जो है वो डिराइव कर पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो जिस आर्टिकल के वाया आप हीट अचीव कर रहे हैं वो उतने में बर्न हो जाता है। लेकिन समय आगे बढ़ने के साथ आपको कोयला और उसका उपयोग करना समझ आया। तो जब आपको कोयला मिला, और इसके लिए ब्रिटेन के बीचों बीच यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीचों बीच हमने देखा है देयर आर माउंटेन्स, दैट इज़ पेनिने माउंटेन्स। तो पेनिने माउंटेन्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। पहले से ये हाइड्रो पावर की फॉर्म में बहुत हेल्प करते रहे ब्रिटेन की, जैसा मैंने अभी बताया। लेकिन समय के साथ जब यहाँ से कोल मिला, और उस कोल से जब इन्होंने वाटर बॉयल करके उस बॉइल्ड वाटर की स्टीम को जब इन्होंने टैप किया, और उस स्टीम को जब इन्होंने किसी व्हील या टरबाइन के ऊपर गिराया, और जब वो घूमी है, उसके घूमने से जब वो शाफ्ट घूमी है और उससे जब गरारियाँ घूमी हैं, तो ऑपरेशंस बहुत ही फास्ट स्केल के होने लगे। आप यहाँ से इमेजिन कर लीजिए कि इसी कोल के बेस पर स्टीम पैदा होती थी, और उसी के दम पर वो स्टीम इंजन, जो शुरुआत में आपने रेलगाड़ियाँ देखी, आज भी भारत में कुछ हिली एरियाज़ में हेरिटेज ट्रैवल की फॉर्म में वो स्टीम इंजन्स चलते हैं। वो स्टीम इंजन जब चलते थे तो होता यही था कि सिंपली टरबाइंस घूमती थी, और टरबाइंस घूमती थी तो शाफ्ट घूमती थी, शाफ्ट घूमती थी तो गरारियाँ घूमती थी। और उसी के बाद आपने देखा होगा पुराने रेलगाड़ियों के इंजन जो हैं उसमें एक पिछले पहिए से इस पहिए तक एक डंडा होता था, और डंडे के ऊपर भी एक वर्टिकल डंडा होता था, उसके अंदर शाफ्ट होती थी, शाफ्ट घूमती थी, गरारी घूमती थी, वो डंडा उस गरारी में ऐसे ऐसे चलता था सीधा ऊपर नीचे। इसकी वजह से ये आगे पीछे चलते थे, और इसकी वजह से इनमें जो व्हील हैं वो चलने लग जाते थे, तो रेलगाड़ी चल पड़ती थी। आई बात समझ में? कोल से आपने स्टीम डेवलप करनी शुरू की, तो एक नारा मिला, इस समय एक स्लोगन डेवलप हुआ सोसाइटी के अंदर, दैट इज़ कोल फॉर द स्टीम एंड स्टीम फॉर द पावर। कोल फॉर द स्टीम एंड स्टीम फॉर द पावर। आपने कोल से स्टीम प्रोड्यूस की और स्टीम से पावर। आपको पता होना चाहिए कि आज दिन तक हमारे देश में जो बिजली पैदा हो रही है वो इसी मेथडोलॉजी से हो रही है। आप कोल से बड़े बड़े बॉयलरों में स्टीम पैदा करते हैं, यानी कि पानी को बॉयल किया जाता है, उसकी स्टीम होती है, और फिर पतली पतली पाइप्स के वाया वो स्टीम बहुत ही हैवी प्रेशर के साथ गिराई जाती है टरबाइंस के ऊपर, और फिर टरबाइंस रोटेट होती हैं। आप इसको ज़रा ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि आपके किचन में प्रेशर कुकर है, और उस प्रेशर कुकर में से जब आप वैसे हाथ में उस प्रेशर कुकर की सीटी को पकड़ के वेट करिएगा, आप मुझे बताइए उसका वेट कितना है। बड़ी ठोस होती है, बड़ी सॉलिड, लेकिन जब कुकर में प्रेशर बनता है तो उस स्टीम के प्रेशर से वो सीटी ऊपर उठती है, तभी तो स्टीम रिलीज़ होती है और प्रेशर रिलीज़ होता है। तो इतनी ताकत है स्टीम में कि वो सीटी ऊपर उठा देती है, और उसके बाद सारी स्टीम रिलीज़ हो जाती है। थोड़ी देर के लिए अगर आप ये ना करें, कुकर फट जाएगा। अब वही तेज़ी से निकलती हुई स्टीम जब निकल रही है, तो आप एक काम करिएगा, बिना रिस्क लिए उस स्टीम के पास, उस जो सीटी है उसके पास एक कॉपी में से निकाला हुआ पेज रखिएगा,
आप देखेंगे कि पेज उस स्टीम की हवा में उड़ेगा, फड़फड़ाएगा तेज़ी से। बस इसी तरह से अगर यहाँ पर आप कोई गोल पहिया या कोई चीज़ ले आएँ तो वो रोटेट करने लग जाएगी। बस इसी को आपको बड़े स्केल पर करना है, इस एक्सपेरिमेंट को। तो इस तरह से कोल मिलना और कोल का यूज़ स्टीम क्रिएट करने के लिए होना, और स्टीम को फिर आपने पावर की फॉर्म में डेवलप कर लिया, यानी कि आप वर्क लेना शुरू हो गए मशीनरी से। इसने बहुत रेवोल्यूशनाइज़ किया किस चीज़ को? प्रोडक्शन प्रोसेस को। इसने रेवोल्यूशनाइज़ किया प्रोडक्शन को। कुछ चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए हैं? सबसे पहले तो आप अब तक रिवर फ्रंट के आसपास या कहीं पर भी स्टैटिक रहा करते थे, लेकिन अब आपको जो एक सोर्स ऑफ पावर मिला है वो कौन सा है? मूवेबल। मूवेबल सोर्स ऑफ पावर जो अब आपको मिला है वो मूवेबल है। यानी कि यहाँ पर जब मैं इस स्टीम इंजन की बात करता हूँ, ये स्टीम इंजन मूवेबल है, ये चल सकता है। और जब ये चल सकता है तो ये अपने पीछे बहुत सारी चीज़ों को बांध कर ले जा सकता है। इससे सीधे सीधे इमेजिन करिए कि ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल में कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी और स्विफ्टनेस कितनी आ जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल फास्ट होगा, और दूसरा उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, वो ज़्यादा सामान ले जा सकता है। आप इमेजिन करिए कि आपको एक बैलगाड़ी के वाया बैलों की पावर के दम पर, जो बैल की फ़िज़िकल पावर है उसको आप मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं कि व्हील्स रोटेट करने शुरू करेंगे। आप कितनी स्पीड पे और कितना सामान ले जा सकते हैं? बहुत कम सामान, बहुत ही स्लो स्पीड पे। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में उसे बहुत समय लगेगा। हो सकता है कि गुड्स तब तक पेरिश हो जाएं, हो सकता है कि उनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम हो सकता है वो ख़राब हो जाएं और ख़त्म हो जाएं। पॉसिबिलिटी है ना। आज भी अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप यहाँ से टमाटर ले जा रहे हैं और आपको ये टमाटर ले कर के जाने हैं दिल्ली, और आपको ये टमाटर बग्गी में ले जाने में 4 दिन 5 दिन लगेंगे, इतने में तो हो सकता है वो वहाँ ख़राब हो जाए। आप रेडी से ख़रीद के घर अपने डाइनिंग टेबल पे 2 दिन के लिए रखिए, हो सकता है वो ख़राब हो जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप डाइवर्स प्रोडक्ट्स में और बड़े अमाउंट में, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड एंड कॉमर्स करना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि ऐसा मोड ऑफ ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट आपके पास हो जो बल्क में सामान ले जा सके, और वो भी कम समय के अंदर, यानी कि तेज़ रफ्तार के साथ। ये चीज़ को फुलफ़िल करते हैं वो चीज़ें जो मूवेबल हैं, जैसे कि इस समय में पैदा हुए मूवेबल इंजन्स। तो मूवेबल रेल इंजन्स ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी उस समय की, बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू था उस टाइम का। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि जब आपके पास सपोज़ कीजिए कि मेरे पास एक मशीन है, और वो मशीन है लूम, यानी कि लूम है जिससे मैं टेक्सटाइल बनाता हूँ। मैं फ़िज़िकली उसको हाथों से चलाता हूँ, तो मेरी एक स्पीड है, मैं थकूँगा भी तो मेरी एक कैपेसिटी भी है, मैं कितने घंटे काम कर सकता हूँ। फिर अगर मुझे 24 घंटे कराना है तो एक पर्सन की कैपेसिटी 6 to 8 आवर्स है, मुझे 2 शिफ्टें और लगानी पड़ेगी 2 लोगों से, मतलब 24 घंटे के लिए मुझे 3 पर्सन रिप्लेस करने पड़े। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, सपोज़ कीजिए ये इस तरह से मूव करना है आपको, आपने कोल यूज़ किया, उससे स्टीम बनाई, स्टीम से मोटर टरबाइन घूम रही है जिसे हम कहते हैं द मोटर। तो स्टीम से मोटर चल रही है, और ये मोटर के साथ शाफ्ट लगी है, गैरारी लगी है इसके साथ, और मोटर इसे ऐसे कर रही है इस मैनर में। और इस तरह से आप उस मोटर से शाफ्ट के वाया 1 2 3 4 5 6, जितनी हैवी मोटर तो उतनी ज़्यादा मशीन्स आप अटैच कर लीजिए मल्टीपल रोज़ में, और आप उन्हें 24 घंटे ऑपरेट करिए। 24 घंटे 24 आवर बिना थके, बिना किसी प्रॉब्लम के वो चलते जाएंगे। शर्त यह है आप कितना कोल माइन कर सकते हैं, आप कितनी स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और स्टीम के बेस पे मोटर चलेगी। मोटर में इमोशंस नहीं है, मोटर को स्वेट नहीं आता, पसीना नहीं आता, मोटर मौसमों के अधीन नहीं है, थकती नहीं है, वो मोटर काम करती चली जाएगी। इट इज़ मशीन, तो वो चलती चली जाएगी। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि आप 24 आवर वर्क करने के लिए कैपेबल हो गए, और ये चीज़ आपको मास प्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल करती है। आप 24 आवर वर्क करेंगे, आप एक कंसिस्टेंट और कांस्टेंट स्पीड के साथ वर्क करेंगे एक फॉर्मेट के ऊपर, आप मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस मास प्रोडक्शन को
मास कंज्यूमर तक ले जाने के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए मास कंज्यूमर्स होने ज़रूरी हैं। मास कंज्यूमर्स का मतलब यहाँ पर मार्केट्स होनी ज़रूरी है। तो मास कंज्यूमर्स तक ले जाने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल का एक ज़रिया पैदा होता है, वो भी इसी फार्मूले के बेस पे, कोल फॉर द स्टीम एंड स्टीम फॉर द पावर के बेस पर। तो यू हैव ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल मैकेनिज़्म, नाउ यू हैव 24 आवर वर्किंग इंडस्ट्री पैटर्न, मास प्रोडक्शन हो रही है, मास कंज्यूमर तक ले जाना है, और मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके पास है जो कि रैपिड भी है। तो इट इज़ रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे हम रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कह सकते हैं, ये आपके पास अवेलेबल है इसी के कारण से। फिर आप धीरे धीरे मोटर गाड़ियाँ भी बना लेंगे। आपने जैसे रेलवे बनाई है वैसे ही मोटर गाड़ियाँ भी बनेंगी। सब चीज़ें जो है वो स्टीम पावर्ड। इसके कंपैरेटिवली इसके पहले तक पानी में जाने वाले ये जो शिप हुआ करते थे, इन पे ये मस्त लगा रहता था, यानी कि वो डंडे और उनके ऊपर कपड़े, जिसके तहत हवाओं का उपयोग करके ये चला करते थे। इनके साइज़ तो बड़े थे लेकिन इनकी रफ्तार उतनी नहीं थी, इनकी कैपेसिटी उतनी नहीं थी। ये हवाओं और उनसे जुड़े हुए रूट पर डिपेंडेंट थे। लेकिन टाइम चेंज हुआ, आपके पास जब स्टीम इंजन आया तो उस स्टीम इंजन को जब आपने यहाँ यूज़ कर लिया तो अचानक से आप इन पानी के जहाज़ों में एक चीज़ देखेंगे कि वो डंडे और उनके साथ लगे हुए वो पर्दे रिप्लेस हो जाएंगी मल्टीपल चिमनियों के साथ। तो आपको ये पानी के जहाज़ मिलेंगे इन चिमनियों से लैस्ड। ये चिमनियाँ तो आपको मूवीज़ में देखने को मिलेगा, एक बड़ा सा पानी का जहाज़, उसमें से निकलते धुएँ। आपने अक्सर बचपन में अपनी कॉपीज़ में ड्राइंग के रूप में भी इसे बनाया होगा। तो जब स्टीम इंजन शिप में इंस्टॉल होंगे, स्टीम पावर हम वहाँ यूज़ करेंगे, तो हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, एक ओशन को दूसरे ओशन तक जाने में समय कम लगेगा। शिप की कैपेसिटी कई गुना, कई टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी, ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाएगा, कैपेसिटी कई गुना इंक्रीज़ हो जाएगी, और सेफ़ भी होगी जर्नी, क्योंकि अब इंश्योर है कि हम किसी भी रूट पर निकल सकते हैं, हमें हवाओं के उपयोग की ज़रूरत नहीं है। इसके वाया नई नई मार्केट्स एक्सप्लोर करने में, मास मार्केट एक्सप्लोर करने में आपको हेल्प मिलेगी। ये कुछ चेंजेस हैं जो हो रहे हैं यूरोप के अंदर, सिंपली एक कोल मिलने से, उससे हम जब फ्यूल की रूप में यूज़ कर रहे हैं तो हम स्टीम बना रहे हैं, और वो स्टीम आपको दिख रहा है कितने बड़े अंतर पैदा करके गई। लेकिन इसके वाया कुछ चेंजेस आने नेसेसरी हैं। वो चेंजेस कैसे आते हैं? अब हम इन एग्रेरियन रेवोल्यूशन के साथ इंडस्ट्रियल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, रूरल टू अर्बन शिफ्ट, ये सब जोड़ देंगे और ये सब आपको ऑर्गेनिकली समझ आ जाएगा। अब हम वो करके दिखाएंगे। तो अल्टीमेटली इसके हो जाने से कुछ चेंजेस हो जाएंगे। वो चेंजेस क्या होंगे उनको समझते हैं। देखिए, आपको ज़मीनी स्तर पर अब दो चीज़ों की बहुत बड़े लेवल पर ज़रूरत है। आप यहाँ पर मास प्रोडक्शन कर रहे हैं 24 आवर्स के लिए, ये बात क्लियर है। सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपको मास मार्केट चाहिए और आपको मास प्रोडक्शन को फीड करने के लिए उतना ही रॉ मटेरियल भी चाहिए, उतने ही रिसोर्सेज भी चाहिए, है कि नहीं? तो इसके लिए इस फ्रंट पे भी कोई ग्राउंड्स प्रिपेयर हो रही हैं, वो ग्राउंड्स को समझना ज़रूरी है। इतने हैवी अमाउंट में रिसोर्सेज की, यानी कि रॉ मटेरियल की डिमांड कहाँ से पूरी होगी? क्योंकि उस समय में जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, हमें ये समझना पड़ेगा, मेजॉरली वो एग्रो बेस्ड थी, जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर आप टी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टी बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको टी लीव्स चाहिए, आपको चाय के बागानों की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर आप शुगर बना रहे हैं तो उसके लिए आपको शुगर केन चाहिए। अगर आप कॉटन टेक्सटाइल बना रहे हैं उसके लिए यू नीड कॉटन। अगर आप सिल्क क्लॉथ बना रहे हैं, सिल्क टेक्सटाइल, उसके लिए आपको चाहिए सिल्क वॉर्म के लिए आपको चाहिए मलबेरी के ट्री जिन पर सिल्क का कीड़ा पलता है। अब अगर आप टोबैको बना रहे हैं, अगर आप डाई बना रहे हैं ब्लू कलर की, तो इंडिगो जिसे कहते हैं, उसके लिए चाहिए आपको इंडिगो प्लांट। तो इंडिगो प्लांट मतलब मेजॉरली जो उस समय में प्रोडक्शंस थी वो सारी की सारी एग्रो बेस्ड थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी। ये एक बात आपको समझना है।
दूसरा फॉरेस्ट से आने वाली चीज़ें। इसके लिए जो रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल हैं, यहाँ पर वो मेजॉरली एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल ही होंगे, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल होंगे। इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल हमें चाहिए बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर, लार्ज स्केल रॉ मटेरियल चाहिए। लार्ज स्केल रॉ मटेरियल सप्लाई करने की कैपेसिटी स्मॉल स्केल फार्मर्स में नहीं हो सकती। जिन फार्मर्स के लैंड जो हैं वो साइज़ बहुत ही कम है, यानी कि एक फार्मर के पास जो लैंड है, जो होल्डिंग है लैंड की, उसका साइज़ बहुत ही कम है, 2 हेक्टेयर्स या 3 हेक्टेयर्स लैंड है। दूसरी, उसकी ये होल्डिंग फ्रेगमेंटेड है, किसी जगह पर 1 एकड़ है, किसी जगह पर 1 एकड़, कहीं पर 3 एकड़। तो लैंड होल्डिंग का साइज़ बहुत ही स्मॉल है और लैंड होल्डिंग फ्रेगमेंटेड है। तीसरा, वो फार्मर नई तरह के सीड्स जो कि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए जिस खास तरह की इंटेंस कल्टीवेशन करने की ज़रूरत है, आपको बहुत ही हैवी एग्रीकल्चर करने की ज़रूरत है, तभी आप वो क्रॉप सेम डायमेंशन में, सेम साइज़ में, सेम अमाउंट में प्रोवाइड कर पाएंगे इंडस्ट्री को। उसके लिए नए बीजों की ज़रूरत है। इन नए सीड्स को जब आप लगाते हैं, आपको अच्छा इरिगेशन का प्रबंध करने की ज़रूरत है, आपको बेटर मैनर में लैंड प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ों में खर्चा लगता है, इसमें टेक्निक लगती है और इसमें अच्छी खासी लेबर लगती है। ये चीज़ें एक स्मॉल फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक नीड ये बनती है कि आपको बिग फार्मर चाहिए, बिग फार्मर चाहिए। तो इसी के तहत यूरोप में लैंडलॉर्डिज़म कंसेप्ट आएगा। लैंडलॉर्डिज़म मतलब होगा ये अमूमन कि जितने भी विलेजेस में या फिर फार्मिंग एरियाज लैंड में जितने भी कम्युनिटी लैंड होंगे वो इस समय में ख़त्म किए जाएंगे। कम्युनिटी लैंड ख़त्म कर दिए जाएंगे। कम्युनिटी लैंड का मतलब यहाँ पर जो भी गांव में शामलाट ज़मीनें होती हैं जिस पर कम्युनिटी के राइट होते हैं वो ख़त्म किए जाएंगे। उसकी ऑनरशिप इशू की जाएगी, ऑनरशिप दी जाएगी किसी को, वो कोई फार्मर होगा जिसे आप एक पॉइंट पे लैंडलॉर्ड कहेंगे। जब ये कम्युनिटी लैंड ख़त्म हो जाएंगे, इन पे कौन डिपेंडेंट होता है? अमूमन वो लोग इस पर डिपेंडेंट होते हैं जो मार्जिनल या स्मॉल फार्मर होते हैं। मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर, मार्जिनल स्मॉल फार्मर इस पर क्यों निर्भर होते हैं? देखिए, वो एग्रीकल्चर से उतना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि उनकी लाइफ सस्टेन हो पाए। तो इसके लिए वो लाइफ स्टॉक रियर करेंगे, वो लाइफ स्टॉक रियर करेंगे यानी कि पशुपालन, कैटल रियरिंग, कैटल फार्मिंग करेंगे। इसके लिए उन लाइफ स्टॉक को घास चरना ज़रूरी होता है और वो घास चरने के लिए इन्हीं कम्युनिटी लैंड पर जाते हैं। लेकिन जब एक बार कम्युनिटी लैंड ख़त्म हो जाएगा तो लाइफ स्टॉक के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए कोई ग्राउंड्स नहीं बचेंगे और इसकी वजह से ये लाइफ स्टॉक रियरिंग करने वाला स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एज अ लाइफ स्टॉक रियरर ख़त्म हो जाएगा। ये अपनी अनाज से आने वाली कम इनकम को एडिशनल इनकम के साथ सपोर्ट करता था जो लाइफ स्टॉक रियरिंग से आती थी। अब लाइफ स्टॉक रियरिंग हो नहीं रही है तो इसकी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की फॉर्म में जो इनकम है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो इसकी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। तो इसका एक काम ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, इन्हीं कम्युनिटी लैंड पे बहुत से ट्रीज़ होते हैं, बहुत से ट्रीज़ होते हैं। उन ट्रीज़ से मिलने वाले बहुत से प्रोडक्ट, चाहे उनकी लीव्स हैं, चाहे उनकी छाल है, बार्क, चाहे उनके फ्रूट्स या फ्लावर्स हैं, जो इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की इनकम का आधार बनते हैं। इन्हीं पर लगने वाले शहद के छत्ते, उनसे मिलने वाला शहद इनकी इनकम का आधार बनता है। लेकिन जब ये कम्युनिटी लैंड ख़त्म होंगे, इनके ये सारे फूड की, न्यूट्रिशन के सोर्सेज भी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, इनकी इनकम भी ख़त्म हो रही है, दूध पाल देने वाले जानवर जा रहे हैं, लेकिन इनकी खुद की डाइट में से दूध भी जा रहा है, घी भी जा रहा है, दही भी जा रहा है, मक्खन भी जा रहा है, फिर इनकी लाइफ में से शहद भी जा रहा है, फल और फूल भी जा रहे हैं, रूट्स जैसे कि शकरकंदी पेड़ों की रूट्स, ट्यूबर्स, छाल, ये सब चीज़ें भी जा रही हैं। अर्जुन के पेड़ की छाल अगर आप आज भी पीते हैं, ज़बरदस्त है आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए। तो इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करने के, न्यूट्रिशन के, इस तरह के सारे सोर्स भी जाते हुए, मतलब ओवरऑल जो वो कम ज़मीन के साथ, कम इनकम के साथ भी एक मस्कुलर, एक हेल्दी, एक डिज़ीज़ फ्री लाइफ जी पाते थे, वो अब नहीं हो पाएगा। अगली चीज़, इन्हीं जगहों पे बहुत सारे पॉन्ड होते हैं,
बहुत सारे नेचुरल वाटर सोर्सेज होते हैं जिनमें वो मछली पालन करते हैं, उनको वहाँ से एक तो इनकम मिलती है और फिर प्रोटीन का सोर्स भी है, वो भी उनके न्यूट्रिशन का सोर्स है। ये भी ख़त्म हो जाएंगे तो उनकी एडिटिव इनकम भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से आप इमेजिन करिए कि एक कम्युनिटी लैंड ही जब सरकार कंट्रोल करके उसकी ऑनरशिप किसी को, कम्युनिटी की बजाय किसी इंडिविजुअल को दे देती है, एक बहुत बड़ा वर्ग जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के फॉर्म में होता है वो सरवाइव नहीं कर पाता है। ऐसे में उसकी फार्मिंग एक्टिविटी उसको जब सस्टेन नहीं कर पाती हैं तो वो अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, अपने बच्चों की लाइफ को चलाने के लिए गाँव के बड़े किसान या फिर मनी लेंडर्स यानी कि शाहूकारों से कर्जा उठाते हैं, और ऐसे में जब वो उस कर्जे को नहीं चुका पाते हैं उनकी ज़मीनें कब्जा ली जाती हैं और वो लैंडलेस हो जाते हैं। एक ऐसा बड़ा वर्ग यूरोप में किए गए लैंड ऑनरशिप चेंजेस की वजह से, यूरोप में लाए गए लैंड रिफॉर्म्स की वजह, आप इन्हें लैंड रिफॉर्म्स का नाम देते हैं, ये ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप जैसी चीज़ें हैं, आप इसे लैंड कंसोलिडेशन से जुड़ा कानून कहते हैं, आप इसे कम्युनिटी लैंड को या फिर मार्शेस को, स्वैम्प लैंड को या फॉरेस्ट लैंड को अंडर फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिक्लेम करने का नाम देते हैं। तो जब आप यूरोप की हिस्ट्री पढ़ेंगे या वर्ल्ड की कोई भी हिस्ट्री, वहाँ पे ऐसे बहुत से नाम हैं। बैरन लैंड को रिक्लेम करना, बैरन लैंड देखने के लिए बैरन है किसी के लिए, क्योंकि वहाँ फूड ग्रेन नहीं हो रही, एग्री क्रॉप नहीं हो रही, लेकिन उसमें आने वाली घास किसी के जानवरों के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड है। तो आप इन बैरन लैंड्स को रिक्लेम करने के नाम पर, फर्टाइल बनाने के नाम पर, आप इन सारे के सारे कम्युनिटी लैंड को प्रोडक्शन में लाने के नाम पर, ये सब रिफॉर्म्स का पार्ट होते हैं। तो इस तरह के एग्रेरियन रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए गए। दूसरा, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप्स हुई हैं उनके फेवर में, जो कि किसान इतनी का ज़मीन रखता है कि उसके साथ और ज़मीन अटैच की जाए तो वो बड़े फार्मिंग ऑपरेशन कर सकता है। ऐसे में अगर कोई बचा तो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ किसान जिनके पास बहुत बिग लैंड होल्डिंग्स थी और वो लैंड भी कंसोलिडेटेड था, यानी कि कई सौ हज़ारों एकड़ के लैंड के चंक बनाए गए और कुछ ही किसान वहाँ पर रहे। बाकी सारे के सारे अब आप ध्यान से देखिए तो फ्री हो चुके हैं, और ये फ्री के फ्री सारे लोग अवेलेबल हैं एज ए लेबर। जब रूरल एरिया में एग्रेरियन सोसाइटी में, एग्रीकल्चरल सोसाइटी में ये चेंजेस आ रहे हैं और दे आर अवेलेबल नाउ एज अ लेबर, तो ही अल्टीमेटली ये जा कर के इन 24 आवर वर्क वाले इंडस्ट्रियल सेटअप में एज अ लेबरर काम करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी की नीड है ऑन टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट लेबर, और लेबर अवेलेबल हो रही है क्योंकि रूरल एरियाज़ में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं एग्रीकल्चरल सोसाइटी के अंडर। इतनी बात क्लियर हुई। सेकंड एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, वो क्या है? देखिए, जब आपने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए तो ये बात करेक्ट है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ी है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ी है, और वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा है जो क्रॉप्स ज़रूरी हैं फाइनल कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जिनका जिक्र अभी हमने किया है। ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से होता ये है कि लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन मिलता है, उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। तो यूरोप में प्रोडक्शन का एक रेवोल्यूशन आता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जिसकी वजह से यूरोपियन पॉपुलेशन में बूम आता है। यूरोप में एक अच्छी खासी जनसंख्या का बूम आता है, और जब पॉपुलेशन का बूम आता है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उनको कई सारी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज करें, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप उन सभी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। ये पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट कि आप उन सबको यूज़ कर सकते हैं एज अ कंज्यूमर। दो चीज़ें हैं ना, कि जब आपके पास पॉपुलेशन का बूम आया, व्हेन देयर इज़ पॉपुलेशन बूम, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप उन्हें यूज़ करिए एज ए काइंड ऑफ अल्टरनेटिव, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल वर्क सोर्स के रूप में। और दूसरा, वो आपके लिए एक मार्केट का काम करेंगे, वो नए माउथ हैं, नए कंज्यूमर बेस के रूप में हैं। तो एग्रीकल्चर में अच्छी प्रोडक्शन की वजह से, लोगों को अच्छे अमाउंट में खाना मिलने की वजह से, लोगों के फर्टिलिटी रेट बढ़े और उसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन की वजह से। और ये बढ़ी हुई जनसंख्या ने दो पर्पस सर्व किए हैं। पहले तो ये नॉन एग्रीकल्चरल वर्क करने के लिए अवेलेबल बड़ी सोसाइटी